हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ 11th क्लास के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके सभी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ये जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अगर सही मायने में इसको कहें तो ये केमिस्ट्री की रीड है। IITs के लिए, नीट के लिए, NCERT सिलेबस में इस चैप्टर का बहुत बड़ा वेटेज है और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो केमिस्ट्री के फंडामेंटल टॉपिक्स हैं। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, 11th क्लास के जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, दीज आर फंडामेंटल टॉपिक्स। जनरली हमारे दिमाग में ये रहता है कि ये 11th क्लास है तो इतना हम बर्डन से नहीं लेते हैं और सोचते हैं 12th क्लास आएगी, बोर्ड आएगा, तब हम बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 11th क्लास की केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो एक से एक फंडामेंटल टॉपिक हैं केमिस्ट्री के, मीन्स केमिस्ट्री के पिलर्स हैं। सो आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेट अस स्टार्ट। इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोल दिया जाता है या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो एटम वर्ड है उसको ग्रीक वर्ड एटोमियो से ड्राइव किया गया है। सो एटम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो, जिसका ग्रीक लैंग्वेज में मतलब होता है अनकटेबल। मीन्स एंशियंट टाइम से ही ये माना जाता है कि जो मैटर है वो टिनी पार्टिकल्स से बना हुआ है। छोटे छोटे उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके पूरे मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दे आर एटम्स। और एटम जो है उसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये एंशियंट टाइम से ही माना गया है। बट साइंटिफिकली इस चीज़ को सर जॉन डाल्टन ने 1808 के अंदर बताया। मीन्स सर जॉन डाल्टन को एटम का डिस्कवरर माना जाता है। इससे पहले बहुत सारे फिलोसफर्स थे जिन्होंने अपने आइडियाज़ दिए एटम के बारे में, लाइक डेमोक्रेटियस, महर्षि कानात, जो हिंदुस्तान के ही थे महर्षि कानात, उन्होंने ये बताया कि जो भी ब्रह्मांड के अंदर चीज़ें बनी हैं, यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हैं, दे आर मेड अप ऑफ परम अणु। परम अणु उन्होंने वर्ड यूज किया, उसका मतलब हिंदी में क्या होता है, परमाणु। तो उनको भी ये माना जाता है कि उन्होंने जो है एटम के बारे में बहुत पहले ही ये बता दिया था कि जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं अपने सराउंडिंग में, सब किससे बनी हुई है, एटम से ही बनी हुई है। बट साइंटिफिकली 1808 के अंदर सर जॉन डाल्टन, इन्होंने अपनी थ्योरी जो है वो एटम के बारे में दी और इनके अकॉर्डिंग एटम क्या था, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल of matter which take part in chemical reactions but cannot have its own independent existence। सर जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, इंडिविजिबल का मतलब जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो होता है मैटर का, और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, विच वाज प्रूव्ड बाय लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, क्योंकि लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन इससे पहले दिए जा चुके थे। एंड कैन नॉट हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अपना खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता। लेकिन जो इनर्ट गैसेज हैं उनके एटम्स जो है उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, बट जो इनर्ट गैसेज हैं उनकी डिस्कवरी 1808 के बाद में हुई थी। इसलिए उस टाइम तक ये बात ट्रू थी कि एटम का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, मीन्स वो हमेशा किस में रहेगा, कंबाइन फॉर्म में रहेगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
लेकिन अब इस चीज़ को जो है वो नेगलेक्ट कर दिया गया, क्योंकि अब अपने पास इनर्ट गैसेज हैं जिनके एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, किसी से भी वो कंबाइन नहीं होते। कुछ एक अभी जो लेटेस्ट डिस्कवरी हैं उनको छोड़ करके कुछ कंपाउंड्स जो है इनर्ट गैसेज के भी अब नॉन हैं। सो इन जनरल अपन ये कह सकते हैं कि इनर्ट गैसेज के एटम्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ डाल्टन ने क्या बताया, इसके साथ ये बताया डाल्टन ने कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो सभी एटम्स हैं वो शेप में, साइज में, मास में, वॉल्यूम में और दूसरी प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं, बट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो सभी प्रॉपर्टीज में क्या होंगे, डिफरेंट। जैसे मान लिया ऑक्सीजन के एटम्स हैं, वो सभी ऑक्सीजन के एटम्स सिमिलर रहेंगे सभी प्रॉपर्टीज में। हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो सभी प्रॉपर्टीज में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन अगर एक ऑक्सीजन का एटम और एक हाइड्रोजन के एटम को कंपेयर किया जाए तो वो सभी प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। फिजिकल स्टेट में भी सेम, क्योंकि दोनों गैसेज हैं वो हो सकती है, बट जैसे मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इनमें एक दूसरे से क्या होंगे, डिफर होंगे। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट are same in properties but atoms of different elements are differ in properties। ये भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ही पार्ट था कि एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स सभी प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं, बट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इट वाज द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। ये जो है थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी जो है वो 19th सेंचुरी के बिगनिंग में दी गई। धीरे धीरे डिस्कवरीज होती रही। इन बिटवीन फेराडे के लॉज आए, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके अंदर फेराडे ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर दी थी। फेराडे के जो लॉज हैं 1830 to 1833 के टाइम पीरियड के बीच में, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके अंदर फेराडे ने बताया कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोड लगा करके, तो उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या उसके जो आयंस हैं, ये कहें उस सॉल्यूशन के, वो आयंस ऑपोजिट जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन पर जाकर के क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके बाद 1850 के आसपास डिस्चार्ज ट्यूब की डिस्कवरी हुई। डिस्चार्ज ट्यूब एक हार्ड ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए एटम से रिलेटेड। मीन्स साइंटिस्ट्स के अंदर एक क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रही कि जब मैटर जो है उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि एटम्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या एटम को भी आगे डिवाइड किया जा सकता है। इस क्यूरियोसिटी के कारण ही अल्टीमेटली 1897 के अंदर एटम को फर्स्ट फंडामेंटल जो पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी कर ली गई। सर जे थॉमसन ने सबसे पहले जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। हालांकि इलेक्ट्रॉन नाम सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को नहीं दिया, जो इलेक्ट्रॉन नेम है इट वाज गिवन बाय स्टोनी। उनकी डिस्कवरी के बाद स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। सर जे थॉमसन ने इनको नाम दिया कैथोड रेज का, कि कैथोड से निकलने वाली कुछ रेज होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये एक्सपेरिमेंट किस में किया गया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही किया गया। इसके बाद दूसरे जो सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम के, प्रोटॉन, उसकी डिस्कवरी हुई जिसको गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से पहले ही चल रहा था। जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट है या डिस्कवरी है वो 1897 की मानी जाती है, जबकि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो 1889 के अंदर ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। बट उन्होंने इस डिस्कवरी को डिस्क्लोज किया किसके बाद, जो कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है उसके बाद। इसलिए जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो ईयर वाइज तो किससे पहले है, कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन से पहले है इन 1889, बट उसको पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। और प्रोटॉन की डिस्कवरी भी किसके अंदर हुई, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही हुई।
उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम के बाद तीसरे फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जिसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया, और वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर डिस्कवरी हुई। वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नहीं हुई, वो किसके अंदर हुई? न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको यहीं पर, जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कहा जाता है? कैथोड रेज भी कहा जाता है, और उनका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो हमेशा कैथोड टर्मिनल होता है। कैथोड रेज का, इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिन पॉइंट है वो कौन सा होता है? कैथोड टर्मिनल होता है। जो प्रोटॉन है उनको क्या कहा जाता है? एनोड रेज भी कहा जाता है या कैनाल रेज भी कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंटली आपको याद रखनी है या ध्यान रखनी है, नोट करनी है कि एनोड रेज का जो ओरिजिन है वो एनोड नहीं होता। जैसे कैथोड रेज का ओरिजिन क्या होता है? कैथोड होता है। ऐसे एनोड रेज का जो ओरिजिन है वो एनोड नहीं होता। कैथोड रेज हमेशा जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मीडियम भरा जाता है, उस मीडियम यानी जो गैस भरी जाती है उस गैस से ओरिजिनेट होती है। इसलिए आपको इम्पोर्टेंटली ये याद रखना है कि कैथोड रेज कैथोड टर्मिनल से ओरिजिनेट होती है, बट एनोड रेज एनोड टर्मिनल से ओरिजिनेट नहीं होती। वो किससे ओरिजिनेट होती है? मीडियम से ओरिजिनेट होती है, जो मीडियम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरा जाता है। सो इनकी जो डिस्कवरीज हैं, डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होने के बाद ये मान लिया गया कि एटम को फर्दर क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। अब जो प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम ये थी कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मेनली जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स सबसे पहले डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनको अरेंज किस तरह से किया जाए एटम के अंदर, एंड दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो क्या थी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम थी कि उनका अरेंजमेंट किस तरह का होगा। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहा जाता है कि उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको कहाँ और कैसे अरेंज किया जाएगा एटम के अंदर। इसके लिए 1898 के अंदर सर जे थॉमसन ने अपना थॉमसन मॉडल दिया, जो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सका। फिर उसके बाद 1911 के अंदर रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया। तब तक भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 के अंदर हुई है। तो इन्हीं दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के लिए डिफरेंट, फिर नील्स बोर की थ्योरी आई। उसके बाद और मॉडर्न थ्योरीज हैं जो एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए दी जाती हैं। धीरे धीरे आप जब चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनको किस तरह से अरेंज किया गया, एटॉमिक मॉडल वास्तव में क्या था। नाउ इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट्स के बीच में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, स्पेशली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी डिस्कवरी के बाद इनके चार्ज को डिसाइड किया गया। चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिसाइड किया मिलिकन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने ऑयल ड्रॉप मॉडल के से। इसी तरह से जो चार्ज मास रेशियो निकाले गए इनके किस तरह से डिटरमाइन किए, ये सब एक्सपेरिमेंटल तरीके से डिसाइड किया गया। इनके जो एक्सपेरिमेंट्स है उनका दूसरे वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन जरूर करूँगा। आज मैं उनका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट्स का, सिर्फ मैं इन पर चार्ज क्या होता है, इनका मास क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का चार्ज मास रेशियो क्या होता है, किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्कवरी का इनका सोर्स क्या था, ईयर ऑफ डिस्कवरी क्या थी, डिस्कवरर कौन थे, हम उनकी बात करेंगे। तो तीन मेनली फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी अब एटम को बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा चुका है, लेकिन वो जो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा जो पार्टिकल्स है वो केवल रिएक्शंस के दौरान, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं उन्हीं के दौरान कुछ टाइम के लिए बनते हैं। उनका जो लाइफ टाइम है वो कम होता है और फिर वहीं पर वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जो मेन तीन फंडामेंटल पार्टिकल है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका चार्ज क्या होगा, उनका मास क्या होगा, इन सब चीज़ों को मैं एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दीज आर द थ्री फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ये इनकी इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रॉन को ई या -1 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज जो होता है कुलाम्बिक चार्ज है, यहाँ पर ये 1.6 × 10⁻⁻19 माइनस में होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और -4.8 × 10⁻10 ESU, ये इसका CGS यूनिट में चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट। रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन के रिलेशन से निकाला जाता है, -1 होता है। मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम या 9.1 × 10⁻28 ग्राम्स में होता है।
मास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया, चार्ज भी इसका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया। यूनिट मास, जो एटॉमिक मास यूनिट होती है उसमें जो मास होता है AMU में 0.00549 AMU होता है इलेक्ट्रॉन का। चार्ज मास रेशियो ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का जो रेशियो होता है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम इसकी यूनिट होती है। डिस्कवर्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, किसमें डिस्कवर किया गया? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इसको डिस्कवर किया गया इन 1897। एक कॉलम और बना लेंगे आप आगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसकी डिस्कवरी जो है वो इलेक्ट्रॉन की किसने की? J.J. थॉम्सन ने। मैंने बताया था आपको पहले भी कि J.J. थॉम्सन ने इसकी सिर्फ डिस्कवरी की थी, नाम इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने दिया था? स्टोनी ने दिया था इसको। इलेक्ट्रॉन नेम वाज नॉट गिवन बाय J.J. थॉम्सन, विच वाज गिवन बाय स्टोनी। दूसरा जो फंडामेंटल पार्टिकल था वो प्रोटॉन P या 1H1 हाइड्रोजन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, जो उसका आइसोटोप होता है प्रोटियम उसके अंदर, इसलिए इसको हाइड्रोजन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज होता है इसलिए इसका जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, बट प्लस लिखा जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। रिलेटिव चार्ज +1 होगा। मास 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम या 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जो एटॉमिक मास यूनिट में होता है 1.007। चार्ज मास रेशियो 9.5790 इंटू 10⁻7 होता है। डिस्कवरी इसकी भी किसके अंदर हुई? डिस्चार्ज ट्यूब में, बट इन 1889। मैंने बताया था आपको जो इसकी एक्सपेरिमेंट था या इसकी डिस्कवरी थी वो पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन उसको पब्लिश या एक्सप्रेस किया गया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। थर्ड जो फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज न्यूट्रॉन, जिसको N या 01 N से भी लिखा जाता है। जीरो चार्ज इस पर क्या होता है? 0 होता है। मास इसका 1 यूनिट लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। जो रिलेटिव चार्ज है वो भी क्या होगा? 0। मास इसका स्लाइटली प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27, या इसको ग्राम्स में 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स भी लिखा जा सकता है। मैंने बताया आपको इसका मास स्लाइटली ज़्यादा होता है प्रोटॉन से 1.008 एटॉमिक मास यूनिट में। चार्ज मास रेशियो 0 होगा, बिकॉज चार्ज 0 है तो मास चाहे कुछ भी हो, चार्ज मास रेशियो क्या आएगा? 0। एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस इन 1932। न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसको डिस्कवर किया गया। किस तरह से किया गया? बेरिलियम के न्यूक्लियस पर हीलियम के न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करवाया गया। बेरिलियम का न्यूक्लियस लेकर के उस पर हीलियम के न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करवाया गया, जिससे कार्बन का न्यूक्लियस बना और साथ में जो पार्टिकल रिलीज हुआ दैट वाज न्यूट्रॉन। तो इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई इन 1932 बाय जेम्स चैडविक। इनको भी आप आगे कॉलम बना करके लिख लेंगे। सो दीज आर द डिस्कवर। ये क्या थे? डिस्कवर थे इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के। अब अगर मैं इन तीनों के मास को रिलेट करूं आपस में, तो तीनों का मास किस तरह से रिलेट होता है? जो न्यूट्रॉन है वो हैवीएस्ट पार्टिकल होता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, ये सिंबल किसका है? ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। और इन दोनों का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। या मैं यूं कहूं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और
इलेक्ट्रॉन के मास को इन दोनों के मास से भी रिलेट किया जा सकता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1/1837 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। मीन्स प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स क्या होता है, ज्यादा होता है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन का मास कितने टाइम्स क्या होता है, प्रोटॉन से कम होता है। इसी तरह से न्यूट्रॉन से रिलेट कर सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1/1839 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये इनके मास में रिलेशन है। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये उस टाइम तक मालूम नहीं था, लेकिन बाद में ये पता चला, जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए या डिस्कवरीज हुई, एटॉमिक मॉडल्स दिए गए, उनके बेसिस पर कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियस। स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर हुए थे। उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स जो है वो डिफरेंट आइडियाज़ दिए गए। एटॉमिक मॉडल के बारे में थॉम्सन मॉडल है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल है, नील्स बोर का मॉडल है। उस टाइम तक भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद ये पता चला कि न्यूट्रॉन भी किसमें होता है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। जो एटम का मास है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स एटम का जो टोटल मास है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये बाद में डिस्कवरी से पता चला। किस तरह से एटम के मास से न्यूट्रॉन प्रोटॉन रिलेटेड होते हैं, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मास किस तरह से रिलेट किया जाता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, यानी एटम के जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अलावा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो मैंने बताया था आपको कुछ टाइम के लिए बनते हैं, रिएक्शंस के दौरान बनते हैं, उनका लाइफ टाइम कम होता है और बनते हैं और वहीं पर वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उनमें से भी कुछ पार्टिकल्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। दूसरे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, कुछ पार्टिकल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। एंटी प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय सैगल इन 1956। फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा तो पहला पार्टिकल है वो कौन सा है, एंटी प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है। मास प्रोटॉन के बराबर ही होता है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। बट इस पर जो चार्ज है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका चार्ज कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो चार्ज इट इज नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट जो पार्टिकल है दैट इज पॉजिट्रॉन। ये एंटी पार्टिकल होता है बीटा यानी इलेक्ट्रॉन जो है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर रहेगा, लेकिन जो चार्ज है वो पॉजिट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मास तो कितना रहेगा, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, उसी के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। बट चार्ज इस पर कैसा होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसा रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है। अल्फा, बीटा, गामा ये एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी के दौरान या जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूसली, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो एमिट करते रहते हैं टू गेट स्टेबिलिटी। जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एनर्जी पार्टिकल्स को कंटिन्यूसली एमिट करती रहती हैं। एंड जब ये एमिशन नेचुरली होता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और लेबोरेटरी के अंदर करवाया जाता है तो उसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। फिर कभी रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी का। होता है अल्फा जो है हीलियम का न्यूक्लियस होता है।
अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, और गामा जो है वो एनर्जी रे होती है। नेक्स्ट है मेसॉन। मेसॉन जो है वो युकावा और कैमर ने 1935 के अंदर इसको डिस्कवर किया। इसका मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, इलेक्ट्रॉन के मास से भी बहुत ज़्यादा कम होता है। उसके अलावा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, जिसको पॉली और फर्मी ने क्या किया, डिस्कवर किया। न्यूट्रिनो को पॉली ने 1930 के अंदर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, बट एंटी न्यूट्रिनो की डिस्कवरी 1956 में जो पब्लिश हुई, उसके बाद न्यूट्रिनो के बारे में भी बताया गया कि ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के दौरान जनरली बनते हैं, या जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उनके दौरान बनते हैं, और बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं। इसके अलावा भी पार्टिकल्स हैं, मियोन है, मेसॉन है, ये पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं। सो दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो आज हमने एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल और उनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में, उनकी डिस्कवरी के बारे में, और डिस्कवरी का सोर्स क्या था, उन पर चार्ज कितना होता है, उनका मास कितना होता है, क्योंकि इनके चार्ज और मास इस चैप्टर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आगे जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको इस चैप्टर की डेप्थ पता चलेगी, कितनी डेप्थ है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचे, उनको इसका बेनिफिट मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, या जिसको मास नंबर भी बोलते हैं, उसका क्या रिलेशन होता है, एलिमेंट्स के सिंबल किस तरह से दिए जाते हैं, उनमें कितने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये जो स्पीसीज होती हैं जिनमें डिफरेंट मासेज या डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं, इनका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक भी 9th क्लास के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। सो इस तरह के जो नॉलेजेबल टॉपिक्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनके लिए आप मेरे चैनल बबलू सर KVS केमिस्ट्री के साथ कंटिन्यूसली बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और ये टॉपिक्स 9th क्लास में भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बच्चों को बेनिफिट मिले। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।